स्टूडेंट्स, आज हम फ्राइड का सिद्धांत पढ़ेंगे। फ्राइड का इसे हम कहेंगे मनोलैंगिक सिद्धांत। ये डेवलपमेंट थ्योरियों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी भी डेवलपमेंट थ्योरियां हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, उन सब कहीं ना कहीं वो सारे सिद्धांत फ्राइड के सिद्धांत से कोरिलेट होते हैं। चाहे हम किसी भी सिद्धांत की बात करते हैं, वो सारे इसी सिद्धांत के आधार कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये तो फ्राइड के सिद्धांत के जैसा है। और देखिए, वैसे आज जो हम अगर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ अभी फ्राइड की थ्योरी हटा दी गई है, उसे सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। पर हम जब भी कोई भी सिद्धांत और दूसरे सिद्धांत पढ़ते हैं, आप चाहे प्याजे पढ़ रहे हैं, आप एरिक्सन पढ़ रहे हैं, उन सब में फ्राइड के किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को लिया जाता है। अब उसे समझने के लिए बच्चों के पास फ्राइड की थ्योरी का कोई नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने वो पढ़े ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए मैंने आज ये इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि आप लोगों को फ्राइड के सिद्धांत के बारे में बता सकूं। उसने जो कॉन्सेप्ट पर बात की है, उन कॉन्सेप्ट पर आज हम बात करेंगे। तो देख लीजिए। देखिए, इनके सिद्धांत को, फ्राइड के सिद्धांत को साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं या मनोलैंगिक विकास। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे डायनामिक थ्योरी भी इसे बोलते हैं। काफी सारे इसके और भी नाम मिल जाएंगे, पर आपको ये देखना है कि ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। ठीक है। अब ये फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद एक साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कूल है, तो उसके जनक यही है, साइको एनालिज्म के। इन्होंने कुछ अदृश्य और अचेतन मानसिक बलों को ही व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए प्रयोग किया है। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना है किसी जो दिखाई न देने वाले अचेतन मानसिक बल, जो कि उसके अचेतन मन में होते हैं, उनके अचेतन मन में भरे हुए होते हैं, वो मानसिक बल उसके पूरे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। देखिए, फ्राइड ने किसी भी व्यक्ति के माइंड को एक आइसबर्ग से उसकी तुलना की है, एक हिमशैल से। हिमशैल का, जैसे कि कोई पानी में कोई बर्फ डाल दी जाती है, तो उसका बड़ा पार्ट पानी के अंदर चला जाता है और छोटा सा पार्ट उसका पानी के ऊपर दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया है कि जो हमारा अचेतन मन है और चेतन मन है, वो उस बर्फ के टुकड़े को उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है। मान लीजिए ये कोई बर्फ का टुकड़ा है, इसका 1/10 पार्ट इसका पानी के ऊपर है, जो इन्होंने चेतन मन बताया है, कॉन्शियस माइंड, और 9/10 पार्ट इसका अनकॉन्शियस माइंड है, यानी जो इसका 9/10 पार्ट है बर्फ के टुकड़े का, वो अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। और जो बीच वाला है यहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड उन्होंने बताया है। इन दोनों में, कॉन्शियस माइंड में और सब कॉन्शियस माइंड में, टू वे कम्युनिकेशन होता रहता है। जब हम जिस चीज को याद करते हैं तो वो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जाता है, तो बीच वाली लेयर हमारी सबकॉन्शियस माइंड कहलाती है। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने व्यक्ति के माइंड को परिभाषित किया है, उसे बताया है, समझाया है। ठीक है। अब इनके जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है फ्राइड का, उन्होंने वो 2 पार्ट में विभाजित किया है। इनके जो पर्सनालिटी की थ्योरी है, व्यक्तित्व, इनके अनुसार व्यक्तित्व सिद्धांत के 2 पार्ट हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत के इन्होंने 2 पार्ट बताए हैं। पहला है टोपोलॉजिकल और दूसरा है डायनामिक। ये डायनामिक एस्पेक्ट है और ये है टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है। अब इस दोनों पार्टों में भी इन्होंने, अब अगर हम टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इन्होंने इसके 3 पार्ट बताए हैं, जो अभी हमने देखा था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। टोपोलॉजिकल के इन्होंने 3 पार्ट बताए हैं, कॉन्शियस माइंड, फिर है सबकॉन्शियस, और एक पार्ट इसका बताया है अनकॉन्शियस, जो आप यहां देख रहे हैं, अनकॉन्शियस पार्ट। देखिए, कॉन्शियस पार्ट है अभी जब हम, ये जागरूकता की अवस्था है,
अभी हम और आप आपस मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी जागरूकता की अवस्था है। तो ये पूर्णतः सचेत और जागरूक अवस्था है। सबसे लास्ट और बहुत अच्छी अवस्था इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है अनकॉन्शियस माइंड पर। जो अनकॉन्शियस माइंड है ये डीपेस्ट पार्ट है, डीपेस्ट पार्ट है, या इसे हम डार्केस्ट पार्ट भी बोल सकते हैं। डार्केस्ट पार्ट है माइंड का। इसमें बहुत सारी इच्छाएं ऐसी भरी होती हैं, इसमें जो भी अनैच्छिक अनवांटेड जो डिजायर है व्यक्ति की, वो सारी इसके अंदर होती हैं। जो ऐसी इच्छाएं हैं, जो उसकी अपूर्ण इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं हैं, उन सब का भंडार होता है ये सारा। तो इसे ये इसी को इन्होंने पूरे व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी उसका व्यवहार है, मानव व्यवहार को अनकॉन्शियस माइंड ही चला रहा है, वही उसे निर्देशित कर रहा है, ऐसा फ्राइड ने कहा है। ठीक है, तो इनकी पूरी थ्योरी को अनकॉन्शियस थ्योरी कहेंगे, या ऐसी थ्योरी कहेंगे जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस माइंड के अंदर की जो एनर्जी है उस पर बेस्ड है। ठीक है, अब तीसरा है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, जब कॉन्शियस जागरूकता की अवस्था बताई थी, अनकॉन्शियस है जो हमारी दमित इच्छाएं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, पर उसे हम भूलते नहीं है पूरी तरह से। वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती रहती हैं। हम जो भी काम करते हैं वो निरर्थक नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड उसे ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। अब जब हम अपनी भूली हुई चीजों को याद करते हैं कॉन्शियस माइंड में, तो वो पहले सब कॉन्शियस स्टेज पर आती हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा सा कुछ हमें याद आना शुरू होता है, या हम याद तो हम करते हैं, हम बताते तो हैं उस चीज को, पर वो अटक अटक के बताते हैं, बार बार भूलते हैं। तो अटकना भूलना वगैरह है जो इसकी विशेषता है। अटकना, भूलना, कहते कहते रुक जाना कभी कभी, तो वो सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, और ये पूरी जागरूकता की अवस्था है। ठीक है, ये जागरूकता की अवस्था है। अगर हम डायनामिक एस्पेक्ट की बात करते हैं, डायनामिक एस्पेक्ट में इसके भी इन्होंने 3 पार्ट बताए हैं। डायनामिक एस्पेक्ट में ये तीनों पार्ट हैं। पहला 1 है ये इदम, इदम इसको हम इड बोलते हैं। ठीक है, इड है। दूसरा पार्ट इन्होंने बताया है, दूसरा है ईगो, और तीसरा है इसका सुपर ईगो। ये इन्होंने डायनामिक एस्पेक्ट में बताया। इन्होंने पर्सनालिटी के 3 पार्ट बताए हैं, 3 मेजर पार्ट हैं पर्सनालिटी के। इदम, और इसको बोलेंगे हम अहम, और इसको बोलेंगे परम अहम। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ज्यादातर आपको इड, ईगो, सुपर ईगो ही मिलता है देखने को। तो अब इसमें इन्होंने पर्सनालिटी के 3 चीजों के बारे में बताएं। अब इड है, इड में इन्होंने बताया है कि जो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड की सारी चीजें हैं वो सारी इड में होती हैं। एक उन्होंने और नाम दिया है, एक उन्होंने एक मूल प्रवृत्ति बताई है। तो मूल प्रवृत्ति उन्होंने बताई है वो लिबिडो। आप नाम जो फ्राइड ने है एक कॉन्सेप्ट दिया है मूल प्रवृत्तियों का, वो लिबिडो के नाम से दिया है। उन्होंने 2 तरह की बता देती हूँ, इसका क्योंकि अभी जिक्र आ गया है तो आपको बता देती हूँ मैं। लिबिडो, लिबिडो ये क्या है? एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति, और ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, और लिबिडो इसमें सबसे ज्यादा होती है इड में। इड में यहाँ लिबिडो का भंडार है, सारा लिबिडो की एनर्जी सबसे ज्यादा इड में होती है। तो मैं आपको लिबिडो पहले बता देती हूँ। लिबिडो के 2 पार्ट बताए हैं। एक तो है जीवन की मूल प्रवृत्तियां, जीवन के लिए, इसको हम लाइफ अर्ज भी बोल सकते हैं। लाइफ अर्ज है यानी जीवन के लिए मूल प्रवृत्तियां हैं, जीवन जीने के लिए। तो जीवन के लिए हम क्या करते हैं? कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, कुछ निर्माणकारी कार्य करते हैं। तो जो भी निर्माणकारी कार्य होगा वो जीवन की प्रवृत्ति के लिए होगा। तो उसका नाम इन्होंने दिया है इरोज,
इरोस नाम दिया है जीवन की प्रवृत्ति के लिए, और दूसरा उन्होंने एक मृत्यु की मूल प्रवृत्ति बताई। पहले उन्होंने जीवन के लिए प्रवृत्ति बताई थी, मूल प्रवृत्ति, उसके काफी टाइम बाद उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति में सिर्फ निर्माणकारी ही नहीं होता है, उसके कभी कभी वो विध्वंसकारी, कभी वो ऐसी भी चीजें सोचता है कि मैं सब तोड़ फोड़ दूंगा, मैं सब बर्बाद कर दूंगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और समाज में और दूसरे व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो वो है उसकी मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति को उन्होंने थैनाटोस नाम दिया है, थैनाटोस। ठीक है, तो ये दोनों मूल प्रवृत्तियां, ये किसका पार्ट है, ये इडम में इनका भंडार होता है लिबिडो का। साथ ही साथ जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड की जो डिजायर है, वो सारी डिजायर यहाँ पर अधूरी इच्छाएं बताया था। जो भी किसी के प्रति उसके मन में प्रेम होगा, उसे प्रेम में असफलता मिली होगी, उसके मन में जो भी ऐसी चीजें होंगी जो प्राप्त नहीं कर पाया, वो सारा इसमें इड में आएगा। देखिए, इड में एक हम इसे ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इड है वो पूरी तरह से पाश्विक प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर। वो एक जैविक प्राणी है। जैविक प्राणी को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने का। तो इड का पार्ट है जो मैं अभी यहाँ साफ करके आपको दोबारा से और बता देती हूँ। अभी हम डायनामिक एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, इनके बारे में और बता देती हूँ आपको। जैसे इड है, इड को हम ये मान लेते हैं कि ये एक बिल्कुल जन्म के साथ ये इड आ जाता है बच्चे में। जो ये वाला व्यक्तित्व है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसके साथ ही उसका इड वाला पार्ट आ जाता है। अब इड में वो अपनी डिजायर को तुरंत ही पूरा करना चाहता है। अगर बच्चे को भूख लगती है तो वो तुरंत चाहता है उसे खाना मिल जाए। तो पूर्णतः सुखकारी उसका, इसे हम कह सकते हैं प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। जिस सुखकारी चीजें उसे चाहिए, तुरंत उसे आराम मिल जाना चाहिए, उसे सुख चाहिए, बस खुश होना चाहिए, उसे मजा आना चाहिए। ये सारा इड का कॉन्सेप्ट है। इड की प्रवृत्ति क्या है, तुरंत सुख प्राप्ति, ये इड में है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, बस उसे वो रोना शुरू कर देगा, उसका पेट नहीं भरा तो वो रोना शुरू कर देगा। जो चीज उसे चाहिए वो उसे मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शैशवावस्था में होता है, ये तीनों ही पर्सनालिटी के पार्ट हैं जो बड़े तक व्यक्ति में दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उसमें इड भी होता है, ईगो भी होता है, सुपर ईगो भी होता है। ठीक है, तो ये इड हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, कैसे भी हो, बस मेरा काम हो जाए, ये इड का है। ठीक है, अब दूसरा हमारा पार्ट, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ आपको। इड में क्या होता है, यहाँ सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है ज्यादा। सोचने समझने की क्षमता का अभाव होता है। साथ ही अपनी मूल प्रवृत्तियों को तुरंत संतुष्ट करना चाहता है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर की पाश्विक प्रवृत्तियां हैं। ये मनुष्य के अंदर छुपे हुए पशु को दर्शाता है, या पाश्विक प्रवृत्तियों की बहुलता की अवस्था है। ठीक है, बहुलता की अवस्था है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है ईगो यानी जागरूकता, वास्तविकता। तो अगर हम ईगो की बात करते हैं, ईगो हमारा जागरूकता की अवस्था है।
जो वास्तविकता है उसी को अपनाना। तो ये हमने बताया था कि ये व्यक्ति के प्लेजर प्रिंसिपल पर डिपेंड है इड, और ईगो उसके रियलिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड है। इसका बेस है रियलिटी, यानी जो भी चीज है उसको उसी रूप में स्वीकार करना। तो इड का काम है, ये हमारे व्यक्तित्व का कैसा पक्ष है, यह है व्यक्तित्व का वर्तमान, इसको वर्तमान भी कह सकते हैं और वास्तविक भी, व्यक्तित्व का वास्तविक पक्ष है, वास्तविक पक्ष है। अब देखिए इड में जो भी इड की जो डिजायर है, जो जो चाहता है इड अपने, उन सबको किस तरह से पूरा किया जाए, इड की इच्छाओं को पूरा करने का सही तरीका क्या है, वो ईगो बताता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यही है, इड की इच्छाओं की पूर्ति भी ऐसे जो एक सामाजिक तरीका है, ऐसा तरीका जो सर्वमान्य है, जिसको लोग मानते हैं, उस तरीके से ये इड की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि कौन सी डिजायर को मानना चाहिए, कौन सी डिजायर को नहीं मानना चाहिए। तो ये चयन भी करता है, इसका काम चयन भी है। चयन किसमें करता है कि इड की किन चीजों को हमें मानना है, या हम यहाँ इड है, ईगो है और सुपर ईगो। सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो की भी बहुत सारी डिजायर होती हैं। अब इसकी डिजायर क्या होंगी, सुपर ईगो का मतलब यानी ये एक आदर्शवादी स्थिति है। ठीक है, अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो वो स्थिति हमारी सुपर ईगो की है। तो इन दोनों में इड और सुपर ईगो दोनों को बैलेंस करना ईगो का काम है, कि इधर तो एक तरफ तो इड की डिजायर है, दूसरी तरफ किसकी डिमांड है, सुपर ईगो की, कि नहीं भाई गलत काम नहीं होना चाहिए, जो भी होगा वो सब अच्छी तरह से होगा, सर्वमान तरीके से होगा और आदर्श रूप होना चाहिए। तो इन दोनों में बैलेंस करके ईगो चलता है। ठीक है, तो ईगो का काम दोनों में बैलेंस बनाना है, चयन करना, साथ साथ में बैलेंस बनाना दोनों में। ठीक है, बैलेंस बनाने का भी काम ये करता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पर नियंत्रण करता है और संतुलन भी करता है। अभी मैंने बैलेंस बताया था, तो संतुलन का कार्य, ये सारा कार्य किसका हो गया, ईगो का। अब देखिए, अब सुपर ईगो क्या है। सुपर ईगो की अगर हम बात करते हैं तो सुपर ईगो हमारे मोरालिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो सुपर ईगो ये पूर्णतः ऐसे कार्य करना चाहता है जो नैतिकता पर आधारित है, मोरालिटी प्रिंसिपल पर पूरा डिपेंड है। ये जैसे बहुत ही आदर्श अपनी पर्सनालिटी दिखाता है। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो इड एक छोटा बच्चा है जो अपनी डिजायर पूरी करना चाहता है। उसके बाद ईगो एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तविकता के धरातल पर जो काम सही तरीके से हो सकते हैं, समाज के पक्ष में हो सकते हैं, उन कार्यों को कर सकता है। और सुपर ईगो कोई, हम ये मान लें कि कोई एक ऐसा परिपक्व व्यक्ति है, कोई ऐसा एडल्ट पुरुष है, या हम ओल्ड मैन भी से मान सकते हैं कि ऐसा ओल्ड मैन है जो कोई गलत कार्य नहीं करने देगा, जो हमेशा चाहे खुद को नुकसान हो जाए दूसरे को परेशान नहीं होने देगा। तो जो सही है, जो आदर्श रूप है, जो नैतिक रूप है, उसको करने के लिए सुपर ईगो कहता है। ठीक है, तो सुपर ईगो क्या है, व्यक्तित्व का सुपर ईगो व्यक्तित्व का ऐसा पार्ट है, व्यक्तित्व का आदर्श पक्ष है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी आत्मा की आवाज है, क्योंकि हम हमेशा दूसरे का अच्छा करना चाहते हैं, परिस्थिति बस हम नहीं कर पाते, पर हमारी आत्मा किसी का बुरा करने के लिए नहीं कहती है। तो यह हमारी आत्मा की आवाज है। ठीक है, आत्मा की आवाज। ठीक, ये हो गया। तो ये किस पर आधारित है, ये हमारे
मोरलिटी एस्पेक्ट पर आधारित है या इसका मोरलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, और ये हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये देखें, अब हम अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये तीनों पार्ट बताए हैं, जो मेजर पार्ट बताए हैं इन्होंने पर्सनालिटी के, वो किस किस अवस्था पर होते हैं। अब इनकी बात हमने की थी, तो इसे हम मान लेते हैं जन्म से 2 साल 3 साल तक इड होता है, तो 0 से लेके 2 साल तक हम इड मानते हैं, क्योंकि तभी बच्चा इतना छोटा होता है जो अपनी डिजायर ही पूरी करना उसका उद्देश्य होता है। अगर हम ईगो की बात करते हैं, तो ईगो जन्म लेने की अवस्था होती है व्यक्ति में 3 साल के बाद, ठीक है। 3+ में वो अपने ईगो की पर्सनालिटी पर आ जाएगा, उसमें ईगो कार्य करने लगता है। अगर हम सुपर ईगो की बात करते हैं, तो सुपर ईगो की अवस्था है ये। सुपर ईगो हम ना इसे कह सकते हैं कि 6-7 साल में, 6 साल या 6 में या 7 साल में ये आ जाता है, ठीक है। तो ये सुपर ईगो की हो जाएगी। तो इस तरह से अगर इन्हें नाम देना चाहेंगे, तो आपका शैशवावस्था ये हो जाएगी, शैशवावस्था, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये शैशवावस्था हो जाएगी। शैशवावस्था। इसके बाद हम अगर ईगो की बात करते हैं, तो ये वाली एज किसमें आती है, प्री चाइल्डहुड में, तो ये प्री चाइल्डहुड हो जाएगी हमारी, यानी पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। और हम इसकी बात करते हैं परमहम की, तो ये उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी हमारी, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक, ये हो जाएगी। ये आपको अभी बता देती हूँ ऐसा, जिससे कि आपको एक एज समझ में आ जाए कि किस एज में कौन सी पर्सनालिटी बच्चे की दिखाई देती है। तो आपने देखा कि ये 2 प्रकार के इन्होंने पर्सनालिटी बताई थी। एक तो इन्होंने टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट बताया था। टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट में 3 पार्ट आपने देखे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और डायनामिक एस्पेक्ट में भी इन्होंने पर्सनालिटी के 3 मेजर सिस्टम बताए हैं। वो तीनों सिस्टम है, इड है, ईगो है और सुपर ईगो। इन तीनों का ही बहुत महत्व है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ने की बात करते हैं, जैसे हमने अभी कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात की है, तो इड के लिए हम कहेंगे ये पूर्ण तरह से अनकॉन्शियस माइंड है। इड को हम कहेंगे अनकॉन्शियस या अचेतन, अचेतन इसे बताते हैं हम, अचेतन है ये, ठीक है। अगर हम ईगो की बात करते हैं, ईगो हमारी चेतन की अवस्था है, ईगो चेतन है। और हम सुपर ईगो हमारा सब कॉन्शियस माइंड हो सकता है या अर्ध चेतन हो सकता है, ठीक है। अर्ध चेतन की अवस्था हो जाएगी हमारी अर्ध चेतन, ठीक है। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज की इन्होंने और बात की है, 2 ग्रंथियों के नाम बताए हैं। ये हैं 2 ग्रंथियां हैं, ऑडिपस ग्लैंड है और दूसरी इलेक्ट्रा। अब ये क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट फ्राइड ने दिए हैं। इलेक्ट्रा एक ग्लैंड है, ये है जब एक ऐसी अवस्था होती है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं स्टेजेस बताऊंगी। फ्राइड ने कौन कौन से स्टेज बताए डेवलपमेंट के, उसमें इसको ज्यादा बताऊंगी। पर अभी याद आ गया, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो 2 अवस्थाएं हैं, ये 2 ग्लैंड हैं, 2 ग्रंथियां हैं। ऑडिपस में होता है, इसमें लड़के अपनी माँ से ज्यादा अटैच होते हैं, माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो है ऑडिपस ग्रंथि। और इलेक्ट्रा में क्या होता है, लड़कियां पिता से ज्यादा प्यार करती हैं, ठीक है। तो ये है इसकी इलेक्ट्रा। इन दोनों ग्रंथियों की भी बहुत जगह चर्चा मिल जाती है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपको ये इसके बारे में आपको बता दिया है। साथ ही साथ इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं फ्राइड की थ्योरी में, और भी कुछ एस्पेक्ट हैं,
कुछ इसकी स्टेजेज हैं जो बताई हैं, उन सब स्टेज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।